सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विकी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल विकी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ डुक 390 की ओनरशिप रिव्यू, जो देने वाले हैं हमारे साथ प्रीत भाई। तो ये खड़ी है अपनी डुकासुर, ये वन पिस्टन, और ये अपनी डुकासुर 390। भाई 390 कहाँ लिखा रहता? तो गाइज ये रही अपनी 390, ये लिखा हुआ है, ये 390 है। और जो वहाँ देख रहे हो वो 250 है। तो जो पहला ओनरशिप लिया था मैंने वो 250 का लिया था, और जो अब ओनरशिप लेने जा रहा हूँ मैं वो लेने जा रहा हूँ 390 का। तो प्रीत भाई, भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। प्रीत भाई के हैं, सब्सक्राइब जरूर करना, और इनके सब्सक्राइबर्स मुझको भी करना। भाई को भी सब्सक्राइब करना। हाँ, तो प्रीत भाई मेरे सबसे पहले आप प्रीत भाई सबसे पहले मेरी ऑडियंस को ये बताओ कि आपने यही गाड़ी क्यों ली, और भी इस गाड़ियों में और भी ऑप्शन थे आपके पास, जैसे डोमिनार भी शायद आपने वो तो मैंने ले रखी चला रखी थी, उसको तो साइड कर देते हैं। मजा नहीं आया। फिर आपने ये ली। इसके अलावा और भी बाइक थी जैसे निंजा विंजा ये सब थी, तो वो आपने क्यों नहीं ली? देखो भाई, देखो फेयर्ड बाइक ना लेने का तो सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि मैं बता देता हूँ कि मेरे फादर भी चलाते हैं इस बाइक को, मैं ही नहीं चलाता। हम दोनों जने चलाते हैं। पापा को कहीं ले जाना है तो वो भी चलाते हैं, मेरे को ले जानी तो मैं भी चलाता हूँ। तो हमें नेकेड ही बाइक लेनी थी, जो कि थोड़ा बैठने में कंफर्टेबल हो। आप भी जानते हो फेयर्ड आप चलाते हो कितना अनकंफर्टेबल है, पापा को थोड़ी दिक्कत होती है चलाने में। इसको पापा मस्त इंजॉय करते हैं और भगाते हैं फुल मस्त एकदम 100-120 आराम से बढ़िया चलती है। मतलब जवानी अभी बरकरार है। और ये पापा की पसंद की बाइक है, मतलब कि उन्होंने कहा था कि केटीएम की बाइक देख रहे हो भाई, काश हम लोगों के भी पापा ऐसे होते। तो पापा ने बोला था कि केटीएम की बाइक लेते हैं। मैंने कहा 250 ले लेते हैं। कह रहे यार देख, जब कोई चीज ले रहे हैं ना तो मेरे पापा का कहना क्या है कि अगर जब नहीं पैसा नहीं, वो तो चलो पैसे की बात एक साइड रखते हैं। तो उन्होंने कहा जब ले रहे हैं तो एक ही बार चीज ली जाएगी, डेली डेली तो खरीदेंगे नहीं। तो 70,000 रुपये ये महंगी थी 250 से जब मैंने ली थी। तो पापा ने कहा 390 लेके एक बार खेल खत्म करते हैं। 250 की भी एवरेज आती है 28-28 की, इसकी आ जाती है 22-23-25 की, तो ज़्यादा एवरेज में फर्क नहीं था। तो फिर हमने ये फाइनलाइज कर लिया। और आपने पूछा था कि और बाइक क्यों नहीं देखी। देखिए, और कोई ऐसी बाइक नहीं नजर आ रही थी जो हम नेगेटिव में इससे अच्छी हो, चलाने के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, हर चीज़ में। एक डोमिनार थी वो हमने ऑन करी थी 390, अब ये ले ही ली है। अब इनका क्या ही तो ये आपको टोटल ऑन रोड कितने की कैश में ली थी, फाइनेंस कराई थी आपने? अब मैंने तो फाइनेंस कराई थी। अगर मैं कैश का ऑन रोड प्राइस बताता हूँ तो ये मैंने जब परचेज करी थी 3,40,000 की आ रही थी, और आज की डेट में इसका साइज से प्राइस है 3.5 लाख रुपए। मतलब 10,000 ही का, 10-12 हज़ार का इंक्रीमेंट हो गया है। तो इतना तो होता ही रहता है। और ऑलमोस्ट मेरे को अब अक्टूबर चल रहा है, अगले महीने नवंबर की 3 तारीख को 1 साल हो जाएगा बाइक को। 1 साल हो जाएगा। हाँ। तो मतलब किस्त पे कितने की पड़ गई है आपको? यार किस्त पे मैंने कैलकुलेट नहीं करा, वो तो ऐसी जो भी उन्होंने बनाई वो फिर पापा ने वो सब हिसाब किताब वो पापा ही देखते हैं। मैंने कुछ नहीं, तो बस पेमेंट करनी तो कर दी, हो गई। तो कुछ गाड़ी के बारे में बताओ, जैसे कि अभी आप केदारनाथ भी लेके गए थे, तो कैसा रहा आपका रोड भाई? और 10,000 के लमसम भाई ने लमसम क्या ऑलमोस्ट चला भी दिया है। हाँ, तो मैं एक बार आपको दिखा दूं, दिखा दो। तो 9,000 मतलब 9,500 तो चल चुकी है। तो 10,000 में अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है एक आदमी भाई। को। तो इसके टायर वगैरह बाकी चीज़ों के बारे में कुछ बताओ यार देखो, अगर विक्की भाई जेन्युइन बात बताऊँ ना, जैसे कि 9,500 चला लिया, मेरे को अभी तक प्रॉब्लम इस बाइक में एक भी नहीं आई थी। मतलब कि जैसे मान लो कोई पार्ट फेलियर हो जाए, केटीएम जाना पड़े, नई ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था। एक इसके अंदर अभी जब मैं केदारनाथ गया हूँ तो एक क्या दिक्कत हुई है, आप एक बार वो रेडिएटर देखोगे ना, तो भाई एक बार यहाँ से आप रेडिएटर देखोगे तो उस पर आपने सामने देखो मैंने एमसील लगा रखी है। तो यहाँ पे रेडिएटर ना इसके मतलब चलते चलते मैं केदारनाथ से बंद, ये अभी पानी ही निकल रहा है इसमें, कुछ निकल रहा है। हाँ, ये अभी धोके लाया है ना। अच्छा हाँ, ठीक है। अगर पानी निकल रहा हो तो सेंटर में से गीला होता ना, ठीक है। तो जब अभी हम केदारनाथ गए थे ना, तो केदारनाथ से मैं बद्रीनाथ जा रहा था, हाईवे पे चला रहा था, और मेरे साथ एक इंडियन था पीछे, और 100-120 चला रहा था। मैं भगा रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैंने वो तो सबको पता है। और मैंने ली भी भाई उसी चीज के लिए। तो मैं मस्त इसको इधर से आ गया, तो इधर ही बना दो, अभी इधर ही फेस कर रहे हैं, इधर से ले लो। तो भाई मैं ना 100-120 के करीब इसको चला रहा था। चलाते चलाते हुआ क्या, इसको ना जब ऐसे लीन वीन कर रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा ना टायर वॉबल कर रहा है पीछे वाला। तो मैंने कहा हवा के लिए चेक कराते हैं, रुकते हैं कहीं पे। तो भाई था मेरा, वो चला रहा था इसको, मैं पीछे बैठा हुआ था, डीडी चला रहा था। तो डीडी जब चला रहा, मैंने कहा डीडी आगे हवा वाले यहाँ पे रोक ले, हवा डलवाते हैं। अच्छा डीडी, एक चीज मैं सॉरी डिस्टर्ब है, रोक रहा हूँ। डीडी बाइक की तो हाइट भी कम है, तो पहाड़ों में सही चला रहे थे वो? यार देखो, चला ले रहे थोड़ा मैटर करता है बंदे की स्किल्स। उसको बाइक अच्छी चलानी आती है तो उसको हाइट का इतना कोई इशू नहीं होता, चला लेता है, मस्त चलाता है। क्योंकि मेरे को बहुत इशू होता है हाइट का, मैं दिखा दूं एक बारी। तो मेरी 5.6 इंच की हाइट है, और जो कि देख रहे हो गाइस, खाली यार देखो ना, अभी देखो अंगूठा आ रहा है मेरा, जो कि अंगूठा आ रहा है ना। अब देखना कितने पैर आ गए। भाई तुम उतरो यार, पैर पे वजन पड़ रहा है। मेरे पीछे बैठने से वो आ गया होगा ना, थोड़ी दब जाती भाई है। आपके बैठने से तो पीछे वजन तो आया,
पर टूटी ये हुई गाड़ी टांग पे क्या है वजन ना, आ गया होगा। इधर को मुझे ऐसा लगा इधर को झुक रहा है, और प्लस क्या है ना कि ये गाड़ी ऊंची है यार, अच्छी खासी ऊंची है। तो मेरे जैसे बंदे, मेरी इतनी अच्छी स्किल नहीं है कि भाई मैं चला सकूं, तो मैं यही कहूँगा जिसकी अच्छी खासी हाइट हो वही इसको ऑन करे, डीडी को तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलाता है यार वो। वही इसको ले, वरना मेरे जैसे हाइट वालों के लिए तो भाई बहुत दिक्कत है। मुझे दिक्कत आती है थोड़ा इसको चलाने में, संभालने चलाने के लिए जा रहे थे ना, तो मैंने रुकवाई डीडी से, तो डीडी का रेयर इसमें से आगे से धुआं निकल रहा है। मैंने कहा धुआं निकल रहा है, मैंने कहा रुक मैं देखता हूँ, तो देखा तो कूलेंट आ रहा होगा बाहर। हाँ कूलेंट ना, नहीं कूलेंट इंजन पे गिर रहा था, इंजन हीट हो रखा था, तो जब इंजन हीट हो रखा था तो धुआं निकल रहा था। तो मैंने कहा रुक मैं देखता हूँ, तो मैंने देखा तो मुझे जहाँ पे एमसी लग रही है ना, जब मैंने थोड़ा मतलब R&D करी तो वहाँ से मुझे ना कूलेंट निकलता हुआ नजर आया। मैंने कहा डीडी रेडिएटर फूट गया है। कह रहा नहीं यार। मैंने कहा स्टार्ट कर, रैप कर, इंजन गर्म होगा, रेडिएटर फैन चलेगा, उनने प्रेशर बनाया वो निकला वहाँ से। तो फिर मैंने कहा ये फूट गया, अब क्या करें। फिर मेरे तो फिर ये आपने खुद ही ठीक किया? नहीं, मेरे एक मैकेनिक भाई हैं एस प्रो बाइकिंग, उनका चैनल वगैरह भी है एस प्रो बाइकिंग के नाम से। मैंने उन्हें कांटेक्ट करा, मैंने कहा भाई मुझे बताओ इसका मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे फूट गया। और मैं दिल्ली से कम उस टाइम पे 500 प्लस किलोमीटर दूर था मैं, और पहाड़ों में भी था। बस एक किस्मत वाली बात ये थी मैकेनिक मिल गया था। तो फिर मैंने उन्होंने कहा कि इस पे एमसी लगा लो और आपकी बाइक चल पड़ेगी। मैंने दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एमसी लगाई, एक्स्ट्रा कूलेंट कैरी करा और चल दिया। और मुझे रास्ते में एक भी जगह खड़ी नहीं हुई, मस्त भगाती हुई। मतलब फिर उसके बाद मैं थोड़ा डर गया था, मैंने फिर इतनी नहीं भगाई, ठीक ठाक चलाती हुई लेके आया 70-80। जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में बहुत कम मेरे हिसाब से तो है ही नहीं। ऐसे पता है? ऐसे छोटे छोटे ब्रेकरों में ये गाड़ी लड़ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब पता है बात क्या है सौरभ भाई, विक्की भाई पता है बात क्या है। अब इसका जो पीछे का टायर है ना वो भी देखो घिस चुका है। ऑलमोस्ट खत्म सा ही हो गया है ना। तो 10,000 पे ये हालत है गाइस। तो इस वजह से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी और कम हो गई है। ये तो है। हाँ। तो फिर सोच लो, अभी तो मेरा अंगूठा ही पहुंच रहा है, अगर नया टायर लगा दिया तो 5.6 बाय बाय, का कोई मतलब नहीं। टाटा बाय बाय, खत्म। खत्म। तो गाइस मत लेना, मेरे जैसे हाइट वाले बंदे मत लेना। साकिब भाई भी एक बार को सोचेंगे लेने के लिए। साकिब भाई अगर आप इसको लोगे तो आप चला लोगे, मतलब फिट फाट कोई दिक्कत। ग्राउंड क्लियरेंस की बात जैसे करी, मैंने आपको दिखाया भी कि कितना कम है, तो भाई से खुद पूछ लेते हैं कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का कैसा इशू है है इसका? अगर जैसे मैं अकेले चला रहा हूँ और टायर ठीक है, इतना घिसा हुआ नहीं है, तो फिर जल्दी से कहीं नहीं टिकती है। वरना फिर एज यूजुअल अगर पीछे पिलियन भी है और टायर भी घिसा हुआ है, तो इस बार केदारनाथ नीचे बहुत जगह पे लग गई मेरे से गाड़ी लगी, मतलब अच्छा खासा ये लगा लो। जैसे कि कहीं पे क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार 10 की स्पीड निकल जाएगी, मगर वहाँ भी लग रही थी। फिर वहाँ पे मैं बिल्कुल 2 पे यार रोक के निकाल रहा था। तो मतलब दिक्कत करनी पहाड़ों में। हाँ थोड़ा, एक तो पिलियन था और दूसरा ground clearance की वजह एक चीज ये भी है कि यार ये बाइक है ना ऐसी है, इन पे ना पिलियन मत बिठाओ, अकेले चलो। पर इस बार थोड़ी सी मजबूरी अच्छा थी। सीट की बात करें तो सीट अनकंफर्टेबल है बहुत। मतलब हालत अगर खराब आप है। अब तो थोड़ी ना पुरानी हो गई तो इतनी दब भी रही है, जब नई नई थी तब इतनी भी नहीं दबती थी। हाँ तब बहुत टाइट थी। तो इसके अंदर पता है क्या सीन है, अगर आप इसको जैसे चला रहे हो, अगर आप जैसे पजामा पहन के चलाओगे तो आपको 50-60 किलोमीटर अगर कंटिन्यूस सीधा हाईवे पे चल रहे हो तो पेन होना शुरू हो जाएगा। जीन्स पहन के चलाओगे तो 70-80 किलोमीटर बाद पेन होगा, मगर रुकना पड़ेगा। 70-80 किलोमीटर बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो अब बात करते हैं इसकी टंकी की। तो इसमें कितने लीटर? 13 लीटर की टंकी है। तो कम अगर जैसे सिटी में हूँ, दिल्ली में हूँ तो 200 किलोमीटर, तो सीधा हिसाब लगा लो 20 की एवरेज हो गई। 13 लीटर का टैंक है, 3 लीटर इसमें रहता है। हमेशा मैं 10 लीटर ही पेट्रोल ऊपर से डलवाता हूँ, तो 1 लीटर में 20 कंपनी बोलती है कि वो रखना फ्यूल पंप की वजह से चाहिए। कि मतलब अगर सिटी में चलाता हूँ तो 20 की एवरेज आती है, और अभी जैसे केदारनाथ का पूरा ट्रिप करके आऊँ तो 26-27 की है एवरेज। हाँ, तो मैंने भगाई भी है उसमें। एक ऑल्टो के बराबर, मतलब वहाँ पे 26 की एवरेज दे रही है पूरा ओवरऑल दिल्ली से जाना आना सब कुछ कंप्लीट। दिल्ली में कितने एक हिसाब लगा लेंगे ना लोग, यार मैंने 4,500 का पेट्रोल डलवाया है, 1250 किलोमीटर चलाई है। तो भाई अपने आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरी मैथ थोड़ा ज़्यादा अच्छी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं इसकी लाइट के ऊपर करते हैं। तो भाई इसकी लाइट की जो परफॉर्मेंस है ना, बेसिकली इसकी लाइट में सबसे बड़ा एक चीज बढ़िया है कि जो एरिया है ना, जो मतलब वाइड एरिया वो तो खूब कवर करती है, कि मतलब चौड़े में तो खूब दिखाती है, मगर जो एलईडीज की लाइट है ना वो थोड़ा सा कम पावर है, कि उसमें और दम होना चाहिए। तो लाइट को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो केटीएम वालों लाइट पे ध्यान दो। हमारे थोड़ी सी ना ये एलईडीज जो है ना इसके अंदर, थोड़ी सी इनकी जो वॉट है या फिर मतलब थोड़ा सा ये इंक्रीज तो कर देना। सारी गाड़ियों में ही आता है, ये हमारी दिक्कत गाड़ी के अंदर भी रहना होता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, इसमें यहाँ पे मिनी ड्राइव लगवा लेंगे। भाई मिनी ड्राइव क्या चलती है भाई, क्या लाइट है, मैं तो फैन हो गया। उस पे भी एक वो है, टीएमसी है, टीएनसी। वो क्या है ना कि जो फॉग लाइट लगाओगे वो इस लाइट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, और जितनी वॉट की तुम्हारी हेडलाइट है उतनी की ही हो, उससे उतनी हो या उससे कम हो, उससे कम। मगर हम इतना भी अब फरमाते नहीं, कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज सौरभ भाई, मगर उसे जब हम यहाँ लगा लेंगे ना और बंद रखेंगे तो देख के ना जब कोई सामने से देखेगा तो पता नहीं लगा पाएगा ये लगा क्या रखा है। और अगर बंद रखेंगे तो पुलिस वाला कुछ ही खुद ही क्यों बोलेगा, और वही पहाड़ों पे चलाओ जाए। तो पर भाई मिनी ड्राइव क्या लाइट है विक्की भाई, मैं फैन हो गया उस लाइट का। किसमें लगी थी?
बुलेट में लगा के लेके गए थे हम। मेरी में भी तो तुम्हारी में भी लग रही है, वहाँ पीली वाली जला ली भाई साहब, क्या रोड दिखाती है, बढ़िया रोड दिखाती बहुत तगड़ी लाइट है भाई वो। 2000 रुपये में उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो गाइस अपनी लाइट की तो बात हो गई, अब आते हैं ब्रेक के ऊपर। तो भाई ब्रेक बेस्ट इन सेगमेंट, इससे अच्छे ब्रेक किसी बाइक के नहीं है 400 तक, कोई भी ले आओ, कोई भी। आगे पीछे मैं अगर 150 पे भी अगर इसका ब्रेक लगा दूं, 160 पे भी इसका ब्रेक लगा दूं, मुझे ऐसा लगता है ये यूं ही रुक जाएगी। और एबीएस कैसे काम इसका ना ABS का सबसे बढ़िया तब क्या है, जैसे R15 चलाते हो, अगर जोर से ब्रेक लगा दो ABS एकदम आ जाता होगा, इसमें नहीं आता ABS आराम से। इसमें जैसे मान लो ब्रेक लगा रहे हो ना, तो पहले जो ब्रेक है ना, वो राइडर को ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है कि हाँ यार तुम अभी चलाते रहो, अभी तुम ब्रेक दबाओ। जब बिल्कुल एंड हो जाता है ना, जब आप बिल्कुल से फुल प्रेशर से ऐसे दबा दो बिल्कुल बहुत टाइट, तब एंड में ABS किक इन करेगा, जब उसे लगेगा कि हाँ अब जेन्युइनली मेरी जरूरत है। उससे पहले राइडर के ऊपर है, एनी टाइम पे ही अपनी डिसीजन जरूरत के लेता टाइम पे है। ही वो बीच में आएगा। जैसे हमारी वरना नहीं R15 में क्या है कि कहीं भी चलते रहो, अगर ऐसे प्लेन रोड पे भी चल रहे हैं ना और हम हल्का सा ब्रेक ले रहे हैं तो उसके ABS तुरंत ABS आ जाता है, फेंकने लगता है भाई, तुरंत टायर मैं ऊपर पूरा कर केदारनाथ करके आऊँ, मुझे नहीं लगता एक भी जगह इसका ABS पर भाई ABS बहुत बढ़िया अच्छी चीज है, चीज बहुत कंपनी अच्छी ने है। बहुत अच्छी चीज करती है कि इंडिया की ऐसी बाइकों में भी ABS लॉन्च कर दिया। अब तो छोटी मोटी गाड़ियों में भी आ रहा है, जैसे SP 125 मेरे सब पास में आ रहा है में भाई, अब करता तो। था, उनमें भी आता था, बट क्या है उन लोगों में सिंगल 150, ABS आता है, जैसे कि आगे के टायर में आता है, पीछे के नहीं। तो भाई गाड़ियों में देना चाहिए ABS, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, और जिन्हें पता है तो उन्हें तो पता है, वो तो पता ही है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके टायर के ऊपर की बात, कि टायर कैसे हैं इसके आगे पीछे के भाई टायर मैं बोल के बताऊं उससे ज्यादा अच्छा है। आप एक बार मतलब लीन एंगल देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। जो ब्लैक पोर्शन होता है ना, इसका ये मतलब lean है। इसका मतलब ये होता है कि इस ब्लैक पोर्शन तक इस टायर ने जमीन पे रोड को टच करा है, रोड पे चला है, तो इतना सा छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ही चला रखा है तो मैंने। पीछे का भी मतलब टायर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो कि टायर खत्म हो चुका है, बीच 10,000 में से चला गया, ये साइड का ब्लैक बीच ब्लैक में से पोर्शन देख चला लो। गया है। ये ब्लैक पोर्शन साइड लग जाएगा आपको। ये ब्लैक पोर्शन देख रहे हो, इतनी मैंने झुकाई है, इतनी लीन कर रखी है भाई ने। और ये चीज़ देख रहे हैं आप, जो ये हल्का हल्का दिख रहा है, ये बहुत घिस गई है। जब नई गाड़ी आती है तो कुछ इस टाइप का गड्ढे की तरह रहता है। टायर भाई बहुत अच्छा है इसका, टायर से मेरे को कोई शिकायत नहीं है विक्की भाई। तो टायर वायर की बात हो गई, टैंक की बात हो गई, लाइट की भी बात आ गई। अब बात करते हैं इसके मीटर की। तो जैसे कि भाई हम लोगों की गाड़ियों में क्या होता है कि हमारी गाड़ी चलती कुछ और है और दिखाता कुछ और चीज़ है। मतलब तो जैसे कि मेरी गाड़ी की एवरेज देख लो, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी गाड़ी की 30 की एवरेज है, क्योंकि मैं मतलब 900 या 1000 रुपये का तेल डलाता हूँ, तो वो 30 तक का चलता है। जो कि मेरा मीटर ये दिखाता है कि आपकी गाड़ी 35 की एवरेज दे रही है। तो मेरे हिसाब से तो R15 का मीटर झूठ बोलता है कि वो नहीं है। मैं अपनी बाइक पे एक ओनरशिप रिव्यू खुद का बना के दूंगा, क्योंकि अभी मैं उत्तराखंड भी लेके गया था, तो मैं उसके बारे में आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पहले इस बाइक की बात कर लेते हैं कि इसका जो मीटर है वो सही बताता है या हमारी तरह झूठ बोलता है, हमारी बाइक की तरह। तो बताइए प्रीत भाई। इसका मीटर एक्यूरेट है, पूरा एकदम सब कुछ सही बताता है। 30.1 की एवरेज दिखा रही है ये, और इसने इतनी ही दी है भाई। और एक चीज और गाइस मैं बता देता हूँ, एक चीज ये भी है कि इसके अंदर पता है बढ़िया क्या है मीटर में, जो मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। स्पीड जो है ना, स्पीडोमीटर के मामले में KTM के मीटर्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। मतलब कि जैसे कि आप मेरी बराबर में चलते हो तो आपकी बाइक चल रही होती है 35-40 पे, तो मेरी चल रही होती है 30 पे या 32 पे, तो इसका मतलब कि उसमें स्पीडोमीटर एरर होता है। तो KTM में ये चीज़ थोड़ी कम। तो गाइस अब आ जाते हैं इसके सोकर के बात करते हैं कि इसके सोकर के भाई। अब बात करते हैं इसकी सोकर की। भाई सोकर ठीक है ना, सस्पेंशन हटा दो, सस्पेंशन हटा दो, ठीक है। तो सॉकर की अगर बात करी जाए तो देखो यार, ओवरऑल आगे की जो USD है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देती है कि मतलब गड्ढे में से निकालो या कहीं से भी निकालो, ब्रेकर वगैरह पे से कोई दिक्कत नहीं होती है। सस्पेंशन पीछे का भी अच्छा है, बस थोड़ा सा स्टीफर पीछे का दिखा सर, थोड़ा सा ना स्टीफर साइड है। स्टीफर साइड मतलब ऐसा है कि जिससे कि हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी रहे। तो ठीक है, सस्पेंशन से मुझे कोई कंप्लेन नहीं, अच्छा है सस्पेंशन। जैसे 2 पिलियन बैठा के आप पहाड़ों में ले गए तो मतलब अच्छा काम किया, अच्छा काम करा, मतलब कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। फ्रंट का भाई फ्रंट का तो एक नंबर है। फ्रंट का कहती है ना KTM कि WP की सस्पेंशन, ये लिखा भी हुआ है WP, तो भाई अच्छी सस्पेंशन है कि बहुत अच्छे से काम करती है यार। विक्की भाई आप ये लगा लो, गड्ढे गुड्ढे में से मस्त कुदाती हुई लेके जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ वो तो मैंने देखा। अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। तो प्रीत भाई कुछ इसके फीचर के बारे में बताएंगे, जैसे कि ये मोड्स वगैरह दे रखे हैं। नहीं, मोड नहीं आते इस बाइक के अंदर। ये है कि आपकी जो ये पूरी TFT स्क्रीन है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो कॉमन सी चीज़ हर कोई जानता ही होगा। बट इसके अंदर क्या आपको देखो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर किसी की देखो, एक मिनट दिखाऊँ, जैसे कि अगर किसी का कॉल शॉल आएगा तो आप यहीं से उठा सकते हो, यहीं से अटेंड कर सकते हो, यहीं से कट कर सकते हो इन बटन से।
इन बटन से इनकी जो कॉल वॉल है वो सारी यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा सर्विस रिमाइंडर इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर भी आता है कि मतलब क्लच नहीं दबाना, आपको गियर अप डाउन कर सकते हो। और उसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं सौरभ भाई। देखो नीचे डिस्प्ले की थीम वगैरह भी आती है। हाँ सौरभ भाई विक्की आप दोनों ही हो। ये देखो मैं नाइट पे कर दूंगा तो रात में कुछ ऐसी कूल सी लगती है, ऑटोमेटिक पे रहने देते हैं। और नीचे से क्लॉक शिफ्ट लाइट में मतलब कि जो रेव करो ना यहाँ पे जाके इसकी लाइट ब्लिंक होती है कि मतलब एक तरीके से काफ़ी लोगों को वो रहता है ना कि जैसे लिमिटर आता है तो आपकी बाइक की लाइट ऐसे अलग अलग जलती है। हाँ तो इसमें एडिशनल लाइट नहीं आती है, इसमें अलग से देखो कोई लाइट नहीं है। इसमें जो आरपीएम मीटर है ना, ये जो आरपीएम जाता है यही ब्लिंक करने लगता है, तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और वो आपको थोड़ा सा बता देता है कि हाँ यार अब आप थोड़ा गियर वेयर चेंज कर लो, आप रेव लिमिट से ज़्यादा जा रहे हो, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई अपने को ये पहले जो बाइक आती थी उनपे अलग से ही कलर हुआ होता था, ग्रीन कलर का, उस टाइप का इसमें है। लेकिन अब वो होता नहीं, जब आप भगाओगे तो ब्लिंक होता है, तो ब्लिंक होता है, डरावना सा हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने 8,000 पे पहले शिफ्ट लिमिटर लगा रखा है, एक लगा रखा है 10,500 पे तो आते ही आता है। तो 8,000 पे सिर्फ 2 कलर में ब्लिंक होगा, ऑरेंज व्हाइट। और जब 10,000 पे जाएगा ऑरेंज व्हाइट ब्लैक 2-3 कलर में ऐसा डरावना सा हो जाएगा कि हाँ भाई बहुत तेज चल रहे हो, गियर बदल। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने सुना कि केटीएम की जो चैन वगैरह बहुत जल्दी ढीली हो जाती है, तो ये सही बात है या? ये सही बात है। ये इसका होने का सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ क्या है कि विक्की भाई ऐसा क्यों होता है। केटीएम की बाइकों को किस चीज के लिए जाना जाता है? इनिशियल के लिए। इनिशियल अच्छा देती हैं, और इनिशियल के साथ साथ जब इनिशियल तेज देंगी ना तो बाइक थोड़ा झटके भी मारती है। तो वो चीज है, जितना ज्यादा बाइक झटके मारेगी उतनी ज्यादा चेन ढीली होगी, तो केटीएम की चेन बहुत लूज होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखो ना आप अभी आपने कितनी बार टाइट करवाया? 10,000 किलोमीटर चला चुकी? गिनती नहीं है। अच्छा गिनती आप ये लगा लो मैं इसकी चेन टाइट कराता हूँ हर 1,000 या 500-700 किलोमीटर पे इतने के बीच में कराता हूँ। तो गाइस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि भाई बता रहे थे कि इस गाड़ी के अंदर जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होती है उसमें अगर जैसे आपको कॉल वगैरह आता है या मैसेज आता है तो उस बंदे का आपको सामने स्क्रीन पे नाम लिखा आ जाएगा कि इस बंदे का आ रहा है, तो आप वो यहाँ से उठा सकते हो। इस वाले बटन से कॉल अटेंड होगी, इस वाले बटन से कॉल कट होगी, इससे कट होगी, इससे अटेंड हो जाएगी। तो जैसे कि हमारे भी यामाहा में क्या है कि ब्लूटूथ की फैसिलिटी तो दे रखी है, बट वो किसी काम का नहीं है। नाम तक नहीं दिखाता, नाम तक तो छोड़ो, कुछ भी नहीं बताता। तो वो देने के लिए मेरी एंड्रॉइड में नाम लिखा होता है, अगर तुम फोन करोगे तुम्हारा नाम लिखाएगा विक्की भाई ब्लॉग। तो बताओ यार कितनी अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से यामाहा ने जो हमारी गाड़ियों में दिया है तो यूजलेस ही दिया है, किसी काम का नहीं है वो मेरे हिसाब से। वो नाम का है। इस टॉपिक पे मैं आपको एक वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा जल्दी से जल्द। तो अब फिर कब आते हैं क्विक शिफ्टर के ऊपर। तो प्रीत भाई क्विक शिफ्टर इसका कैसा काम करता है? बढ़िया काम करता है या कहीं अटकता है कि नहीं अटकता? जब नई थी ना तब मुझे थोड़ा लगता था कि यार ये झटके मारता है, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। तो बेसिकली केटीएम के अंदर जो क्विक शिफ्टर यूज करने का तरीका वो क्या, आपको एक आरपीएम स्टेबल कर लो फिर गियर चेंज करो। केटीएम में क्या हर बाइक में यामाहा में भी यही है, ऐसे रेस होल्ड करके रखो फिर गियर चेंज करो। मेरे में बट इसमें क्या होता है, मान लो आप एक दिन में 10 बार क्विक शिफ्टर यूज कर रहे हो तो 10 में से 8 बार अच्छा होगा, 1 या 2 बार जर्क ले जाता है। बट तो गाइस इस चीज में मैं बताना चाहूंगा कि इस चीज में यामाहा का क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा है। हाँ। मेरी गाड़ी का क्विक शिफ्टर बहुत बढ़िया है। अगर मैं उसको 20 बार दिन यूज मैं वही यूज करता हूँ, मैं तो क्लच का यूज ही नहीं करता क्लच वगैरह। पर मेरी में एक चीज ये है कि इसके अंदर कि अगर मैं गियर डाउन वगैरह करूँगा ना तो मेरे को क्लच दबाने की जरूरत नहीं, डाउन शिफ्ट भी मस्त होता है। तो ये फ्यूचर मेरे में नहीं है, डाउन शिफ्ट नहीं है पर क्विक शिफ्टर है। तो मैं ज़्यादातर पहला गियर ही लगाने के लिए क्लच दबाता हूँ, बाकी उसके बाद मैं ज़्यादातर क्लच का प्रयोग बहुत कम करता हूँ, बहुत कम। और बहुत भाई बहुत स्मूथ लगता है। तुम ये लगा लो जैसे मैं पहाड़ों पे गया हुआ था ना, मैंने क्या करा इसको थर्ड गियर डाल लिया है। थर्ड गियर ऐसा गियर होता है कि अगर कम से कम स्पीड आनी होगी 25-30 की स्पीड तक थर्ड गियर सही रहता है, और थर्ड गियर पे 100 तक भी चली जाती है। पहाड़ों पे कई 100 किलोमीटर तक थर्ड गियर पे चलाइए, गियर ना उतारने की जरूरत पड़ी ना डालने की जरूरत पड़ी। बट वहीं पे अगर आप R15 लेके जाओगे ना उसमें थोड़ा गियर अप डाउन करने पड़ते हैं। तो गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा, इसकी टंकी देखने में भले ही छोटी है पर 13 लीटर की है। और यामाहा में लेके नहीं आया अपनी बाइक, नहीं तो दिखाता उसकी टंकी देखने में तो भाई बहुत बड़ी लगती है, पर 11 लीटर की ही टंकी है। एवरेज ज़्यादा दे देती है ना। तो फिर बात करते हैं इसके इंडिकेटर के बारे में कि भाई इसके इंडिकेटर कैसे हैं। जैसे कि बाइक की गाड़ियों में उतने कुछ खास नहीं लगते, तो प्रीत भाई बताइए कैसे। इंडिकेटर का थ्रो वगैरह अच्छा है, विजिबिलिटी वगैरह अच्छी है। ऑन कर दो, हजार्ड ऑन कर दो, लेफ्ट राइट बीच में। ये देखो आप देख लो, आपको दिन में भी इतना अच्छा खासा थ्रो दिख रहा है, मतलब विजिबिलिटी अच्छी है यार। इंडिकेटर वगैरह पीछे की भी दिखा दो, सेम ही है पीछे भी। तो ये हजार्ड आपने अलग से लगवाई या कंपनी से लगे हुए हैं? लगाया था भाई ये। अच्छा कंपनी मतलब नहीं देती है? कंपनी हजार्ड नहीं देती। जैसे हमारी बाइकों में कि कंपनी भी हजार्ड देती है, तो इसमें आपको हजार्ड नहीं मिलता है। इसमें हजार्ड नहीं। तो भाई लाइट बंद कर देते हैं, कहीं बैटरी लो हो जाए फिर भाई को धक्का मारना पड़े। थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है गाइस अपने सब्सक्राइबर्सों का। सब्सक्राइबर होगा, हाँ भाई बिल्कुल भाई। यार इंग्लिश थोड़ी बार बार मत सुपरमैन करो यार।
माई इंग्लिश लाइक अ सुपरमैन, लोगों के ऊपर से जाती है। यार देख लो कॉमेडी भी दिखा रहा हूँ तुम्हें फ्री में। वो कह रहे हैं माई इंग्लिश लाइक सुपरमैन, लोगों के ऊपर जाती, कहने के चाह रहे हैं, समझो तो सही। मतलब ऊपर से जाएगी, जो मेरे जैसा बंदा होगा वही समझ पाएगा और कोई नहीं समझ पाएगा। तो भाई वो सब बात रखते हैं साइड में, अब बात करते हैं इसकी मिरर की। तो ये कंपनी से मिरर मिले या आपने आफ्टर मार्केट लगा रखे हैं? कंपनी वाले तो घर पड़े हैं। अच्छा सॉरी, हाँ वो यहाँ पे लगते हैं, तो भाई ने यहाँ पे लगवा रखे हैं। तो भाई कुछ बताओगे इनके बारे में, कुछ दिखता भी है या 100 पीस के बारे में? अभी पीछे आपको बैठा के दिखाता, खुद ही बता दो कैसी साइड दिख रही थी। नहीं भाई पीछे बैठने में तो क्या बता फिर भी आपको मतलब पर ये फिर भी नहीं। दिख रही थी। जैसे इसका साइज इतना टिंगू सा है, तो मुझे सौरभ भाई यूं करके देखो। सौरभ भाई आपको इसके अंदर पूरे नजर आ रहे थे ना, पूरे नजर आ रहे थे ना, तो वो चीजें विजिबिलिटी अच्छी है। अच्छा तो वो चीज़ तो अच्छी है। विजिबिलिटी, और अगर किसी को विजिबिलिटी का इशू है ना, तो इसको ऐसे घुमा लो, ऐसे बाहर की तरफ कर लो और ज्यादा दिख जाएगा। ये अच्छा है। तो ये खाली आप मैं तो नेकेड अंदर- गाड़ियों में ही लगा सकते हो, फेयर की गाड़ियों में नहीं लगवा सकते। मैं तो अंदर इस वजह से रखता हूँ कि थोड़ा ट्रैफिक में टकरा हाँ है। नहीं सही है, सही है। भाई पेड़ में पहले अपने बाकी इसको अगर चाहो तो नीचे की तरफ भी कर सकते हो, पर नीचे की तरफ इतना प्रैक्टिकल नहीं रहता, टंकी दिखता में नहीं भी है। लगता वो घुटने है। में लगने का चांसेस ज्यादा रहता है। टंकी कहाँ की पर? बात नहीं है, यहाँ पर लाइक जैसे आप बैठोगे ना, टंकी की नहीं है, हैंडल उधर करोगे तो बात उसकी है कि हमने ये लगा के इसलिए रखे, साइड दिखाने के लिए और थोड़ी लुक अच्छी बनाने के लिए। पर जब नीचे कर दो ना, सिर्फ तब लुक रह जाती है, साइड नहीं दिखते बिल्कुल भी। नीचे वाले बेकार होते हैं। हाँ नीचे थोड़े इम्प्रैक्टिकल है। मैं मनाली लेके गया था ना, तो पीछे के बंदे नहीं दिख रहे थे कि अपने ही बंदे कहाँ रह गए। जो अभी साकिब भाई ने बोला ना, जो होते हैं टच, वो एक्चुअल में होते हैं। नहीं वो तो होते ही होते हैं, उसमें दो राय है। भाई से ये पूछते हैं कि इस बाइक के ऊपर इनकी क्या राय है? तो फिर भाई यार देखो, बाइक तो बहुत बढ़िया, बाइक में कोई कमी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस थोड़ा सा क्या है कि यार अगर कोई भी लेने की सोचता है ना, देखो यार अगर आप थोड़ा कभी भी, ये नहीं कोई भी एक्सपेंसिव थोड़ी सी बाइक लोगे, थोड़े खर्चे होते हैं, जैसे कि एक पेट्रोल का, ठीक है। और उसके अलावा तो ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। भाई भगाने में मजा आता है, बहुत मजा आता है। और मैं तो आपको पता ही है, थोड़ा भगाने हैवी ड्राइवर हो, थोड़ा ही नहीं बहुत। भाई से पूछते हैं, भाई ने अभी तक इसका टॉप एंड किया है कि नहीं किया, और किया है तो कितना किया है? ये टॉप एंड मतलब हुआ क्या था कि एक बार ये आई थी ना, हाईवे पे चल रहे थे, तो मेरा पर्सनली कोई मूड नहीं था टॉप एंड करने का। ऐसी खाली रोड देखी, भगा ली। तो मैं लास्ट 167 तक गया था, पर उसके बाद ये अभी है इसके अंदर। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये टॉप एंड कर देगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 172 73 चली जाएगी। नहीं 180 आराम से मार देगी भाई, 180 प्लस जाती है ये। नहीं जाती है भाई, जाती होगी, भगाने वाला होना बंदा चाहिए। है केरल का 182 लेके गया इसको। लेके चली जाती, मगर चली जाएगी। मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ कि जो मुझे लगता तो है। प्लीज भाई आप इसका, जैसे मैं पूछ रहा था कि टॉप एंड कितना अभी तक कितना किया है? 167 तक किया है, और इससे ऊपर आप भगाना। हाँ मैं इसका भाई जब तक इसका छठे गियर पे 10,500 पे लिमिटर नहीं आएगा, तब तक मैं इसका भगाऊंगा इसको तो फुल। जैसे आप वो बता रहे हो तो वो 172 तक ले गए हो, तो उसके लिए लोग मेरे चैनल पे जाके देख लेंगे जब वीडियो बनाऊंगा। क्या मतलब ब्लिंग आया था उस टाइम कि नहीं? नहीं ब्लिंक ब्लिंक आया, मतलब उससे ऊपर जा अगर लिमिटर आ गया होता ना, तो मेरे दिल को तसल्ली रहती, बस वही तसल्ली नहीं है। चलो फिर वो प्रीत भाई करके दिखाएंगे। भाई खाली रोड ही नहीं मिलेगी इसके लिए जल्दी, इसके लिए पूरा प्रॉपर हाईवे ही चाहिए, यमुना एक्सप्रेसवे जैसी रोड पे हो। तभी हो पाएगा। चलो कभी ले चलेंगे इसको भी यमुना एक्सप्रेस वे पे भी। उस वीडियो में अगर विक्की भाई को वीडियो चाहिए होगी तो इन्हें कुछ नहीं करना, इनको मैं वीडियो दे दूंगा, बस सिर्फ इनके 1000 रुपए लगेंगे पेट्रोल के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, दे दूंगा मैं। ठीक है, डील डन ऑन कैमरा। जैसे कि मैंने सुना है कि डुक 390 का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो प्रीत भाई होता है कि नहीं होता है? अब बताओ दर्शकों यार को। मतलब सीन क्या, देखो पता है पहले क्या था, पहले जब बैंड पाइप जब से नीचे से गया ना, गर्म तो होती है, मगर इतना है कि यार मतलब आपको ना परेशान नहीं करेगी। मतलब जैसे पैर वैर में जलन सी आए, कच्छा पहन के यहाँ से चला रहे देखो, मैं चला रहा हूँ कच्छा पहन के, कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ से हवा जाती है नीचे से इधर की तरफ को जाती है, और एक हवा इधर की तरफ जाती है, तो पैर जैसे यहाँ पे रखे रहोगे ना तो दिक्कत नहीं होती। अगर बहुत लंबा चलाओगे जीन्स पहन के तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाते थोड़ा हैं बहुत देखो, एग्जॉस्ट। 390 है तो नॉर्मल इसके एग्जॉस्ट के ऊपर बात करते हैं, साइलेंसर के बारे में कि इसका साइलेंसर कैसा है, साउंड वाउंड कैसा है कैसा नहीं है। साउंड तो बेकार है, वो साउंड सुनाई देता बेकार है, होगा। तो एक बार जो तो साउंड सुनाते हैं। जो KTM की पुरानी साउंड थी ना, तो गाइस पहले जो KTM थी वो सिर्फ अपने आवाज के बारे में ही जानी जाती थी। बहुत जैसे अच्छी आवाज धूल आती चलती थी। तो डुक 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 करके जो आवाज आती थी, Correct। तो पता चल जाता था कि हाँ भाई बगल से KTM जा रही है, RC जा रही या हो फिर या Duke Duke जा जा रही रही हो, तो बंदों को पता चल जाता था और आवाज़ बहुत अच्छी आती थी। तो अब ये बात मैं पूछना चाहता हूँ प्रीत भाई से कि जैसे कि ये बोलते हैं कि नए बंदों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नया बंदा कौन, मतलब जैसे नया अच्छा, जो नया न्यू बंदा हो, बिगिनर बिगिनर अच्छा बिगिनर्स को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? बिगिनर्स को नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी क्योंकि पावर इसके अंदर बहुत ज्यादा है। देखो यार होता पता है क्या है, अगर आप भी इस बाइक को चलाओगे, आप देखो एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने जब इसे पहली बार चलाई थी और आपको जहाँ खाली रोड थी, सच बताना अंदर से मन कर रहा होगा रेस देने का? मैं बताता हूँ क्या हुआ गाइस। जब मैं इसको पहली बार चलाया तो मुझको मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि इस गाड़ी के अंदर इतनी पावर होगी।
तो मैंने जब इसको चलाया तो प्रीत भाई ने मुझको बता दिया कि भाई अब इसको चलाओगे तो इसका हैंडल तेज पकड़ना, क्योंकि ये पीछे को झटकती है। तो ये बात एकदम सही है कि भाई अगर कोई नया अननोन बंदा चलाएगा, जैसे कोई गया 150-200 सीसी वाली बाइक चला के और वो ज़्यादा गया सीधा शोरूम में ये गाड़ी लेने और लाते ही बाहर यूँ करेगा तो सीधा वो पलटेगा या तो अपना सर फुड़वा लेगा। और एक चीज और है ना सौरभ भाई, विक्की भाई, जब पावर ज्यादा होती है ना गाड़ी में तो ना फिर मन करता है कि यार खींचो और फिर खींच तो लोगे आप, पर रोक कंट्रोल नहीं होती, रोक नहीं पाओगे। वहाँ मैं क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो में, जैसे कि अभी संडे राइड पे हम गए थे तो वहाँ पे मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही थी तो प्रीत भाई मेरी गाड़ी चला रहे थे, तो थोड़ी दूर के लिए मैंने इसको चलाया तो भाई जो मजा आता है ना, ये ऐसे मतलब इतनी भी आपने इसका कान हटाना, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, इसका थोड़ा सा भी अगर आपने थ्रोटल खींचा तो एकदम पीछे ना ऐसे झटकती है, जैसे बोलती है मुझे छोड़ दो और मैं निकल जाऊं। इस तरीके का इसका पावर है, मजा नहीं आता भाई। इस चीज के अंदर जो पावर है ना वो इससे नीचे वाली किसी भी गाड़ियों में नहीं है, जो कि 300 सीसी 350 सीसी की भी गाड़ियों में इतनी अच्छी पावर नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं क्या R15 चलाता हूँ तो मुझे ना आगे का पोर्शन थोड़ा बड़ा लगता है, तो मैंने जब इसको चलाया ना, मैं बैठा तो मुझे ऐसे लगता नहीं है शुरू होते ही खत्म हो गई, शुरू होते ही खत्म है। और ब्रेक मारते ना मैं सीधा यूं मुंह के बगल गिरूंगा और मेरा मुंह खत्म हो जाएगा। करते हैं इसी ब्लॉग के साथ अपने वीडियो का एंड, मिलते हैं किसी और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्रीत भाई को करते हैं टाटा बाय बाय, आप गाड़ी स्टार्ट करो और सीधा यूं निकल जाओ। और जो वीडियो बनवाए इसके पैसे दे दो भाई। ये कब बात हुई थी, पैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी साकिब भाई। डिलीट करो भाई डिलीट करो। नहीं दे दूंगा 100 रुपए दूंगा भाई, देख रहे हो 100 रुपए, 1000 रुपए की बात हुई थी। हाजी मेरा कद्दू 100 सब्सक्राइबर देख रहे हो, इतनी मेहनत करके हम तो बंदे पकड़ के लाते हैं, मुर्गे गाइस, मुर्गे देना पड़ता है भाई वीडियो डिलीट वीडियो करो, बनाने के। डिलीट तो प्लीज इसके मतलब ये 1000 रुपए मुझे वसूल करवा देना आप लोग।